हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग। प्रीवियस लेक्चर हम एफआर की बात कर रहे थे, फंडामेंटल राइट्स की, जिसमें हमने 3 फंडामेंटल राइट्स का डिस्कशन कर लिया था। बाकी 3 फंडामेंटल्स जो बच गए हैं और जो फंडामेंटल से रिलेटेड और भी आर्टिकल्स थे 3-4, उनको आज हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, बाइंड करेंगे। इसी आज के लेक्चर के थ्रू क्या होगा, आज का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन है आज क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। और कल से हम क्या करेंगे, हिस्ट्री का लेक्चर शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं फंडामेंटल राइट्स जो बाकी बचे हुए थे शेष। तो अगला जो फंडामेंटल राइट्स था है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, इसकी बात की गई आर्टिकल 25 से लेके 28 तक। तो आर्टिकल 25 में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता से बात करें अगर हम तो आर्टिकल 25 में बात की गई है, क्या बात करता है, प्रोविजंस है कि लोक व्यवस्था सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए। ठीक है, वर्ड पर ध्यान देंगे क्योंकि ये वर्ड तीनों क्या है, पीसीएस आरएएस में यानी राजस्थान पीसीएस में क्या है, पूछा जा चुका है, किस किस शब्द को शामिल किया गया आर्टिकल 25 में। तो लोक व्यवस्था सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों, यानी यहाँ किसकी बात की गई है, सभी व्यक्तियों की, मतलब नागरिक भी और गैर नागरिकों को भी क्या है, यह अधिकार प्राप्त है। ठीक है, सभी व्यक्तियों को क्या है, अपने धर्म की क्या करने की, अंतःकरण यानी कॉन्शियस, अंतःकरण की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की क्या है, स्वतंत्रता है। ओके, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आचरण शुद्ध होना चाहिए, सदाचार और स्वास्थ्य। तो अंतःकरण की अबाध रूप से मानने की, आचरण करने की स्वतंत्रता क्या है, सभी व्यक्तियों को, चाहे वह नागरिक हो देश का, चाहे गैर नागरिक हो। अंतःकरण मतलब जिस रूप में अपने ईश्वर की पूजा वह करना चाहता है, ठीक है, या आत्मसात करना चाहता है, उसकी बात की गई है। ठीक है, अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता मीन्स अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की, आचरण प्रचार की, जैसे जो प्रक्रियाएं हैं आचरण में, जैसे पूजा पाठ करना, जो पद्धति है, उनकी परंपरा है, वो आचरण में आते हैं। और प्रचार करने में अपने धार्मिक जो सिद्धांत हैं या धार्मिक संस्थाओं को क्या है, उसे बढ़ाने का, वृद्धि करने का, प्रचार करने की स्वतंत्रता है। लेकिन इसके तहत ये नहीं है कि क्या है, अब धर्मांतरण किसी का कराएं अपने धर्म में। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल जो धार्मिक स्वतंत्रता में है वह आर्टिकल 26, मतलब 26 में किसकी बात की गई है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता की बात की गई है, मैनेजमेंट की। ठीक है, ओके। 25 में और भी 1-2 पॉइंट थे, जैसे क्या कि राज्य कानून बनाकर इसको क्या कर सकता है, जो धार्मिक स्वतंत्रता आपको दी गई है मानने, प्रचार करने, बात और आचरण करने की, उसको क्या कानून बनाकर विनियमित कर सकता है। कब कब, जब धार्मिक आचरण से संबंधित कोई आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक तथा अन्य लौकिक क्रियाओं को क्या करना हो, विनियमित करना हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, दूसरा आर्टिकल 25 के सेकंड में, कि सामाजिक कल्याण और सुधार और हिंदुओं का जो धार्मिक संप्रदाय, किसी संप्रदाय की बात की गई इसमें, उसके सार्वजनिक हित से संबंधित किसी वर्ग या समुदाय के लिए क्या हो, कानून बनाना हो। तो सामाजिक कल्याण और सुधार से रिलेटेड किसी समुदाय के लिए क्या हो, कानून बनाना हो, या हिंदुओं के धार्मिक संप्रदाय से संबंधित, सार्वजनिक हित से संबंधित क्या है, कानून बनाना हो। तो हिंदुओं के जो धार्मिक संप्रदाय में कौन कौन आते हैं, हिंदू धर्म में बौद्ध, जैन, सिख, रामकृष्ण मिशन को भी शामिल किया गया है, आनंद मार्ग भी है। ठीक है, ये संप्रदाय क्या है, हिंदू के धार्मिक संप्रदाय में आता है, ना कि, ठीक है। बाकी अरविंदो सोसाइटी की भी बात चली थी न्यायालय के सामने, लेकिन न्यायालय ने क्या है, अरविंदो सोसाइटी को हिंदुओं के धार्मिक संप्रदाय में रखने से इनकार कर दिया था। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट जो राज्य कानून बनाकर विनियमित करने की बात की गई थी, आचरण की, धार्मिक आचरण की, जैसे इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं क्या, सिख संप्रदाय से
जैसे सिखों को क्या है, कृपाण, कृपाण यानी तलवार, छोटा सा बार रूप, चाकू थोड़ा सा बार, कृपाण रखने की क्या है, उनको स्वतंत्रता दी गई है, विनियमित किया गया है कानून के तहत। ठीक है, ये हो गया हमारा आर्टिकल 25। अब 26 की बात करेंगे, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता कैसे, वही पॉइंट जो हमने 25 में बात की थी, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए क्या है, नागरिकों को अपने धार्मिक संप्रदायों को क्या है, प्रबंध करने की अनुमति है या स्वतंत्रता दी गई है। कैसे, इसके लिए 4 पॉइंट्स हैं इसमें। अनुच्छेद 27 में धार्मिक और मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार क्या है, सभी नागरिकों को दी गई है, सभी नागरिकों के लिए क्या है, स्वतंत्र है या स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, आर्टिकल 26 का फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि जो धार्मिक और मूर्त प्रयोजन है, संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है आर्टिकल 26 का, जो धार्मिक विषयक कार्यों का प्रबंधन करने की क्षमता है, कोई कार्य करना धर्म से रिलेटेड, कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो उसका भी मैनेजमेंट करने का स्वतंत्रता किसको है, नागरिकों को। धर्म से संबंधित जो उनकी चल अचल संपत्तियां हैं, उनका अर्जन करना, अर्जन मतलब प्राप्त करना, और उनका स्वामित्व, ठीक है, का अधिकार भी क्या है, नागरिकों को दिया गया है। फोर्थ पॉइंट जो बात की गई है, ऐसी संपत्ति मतलब जो धार्मिक संपत्तियां हैं, ठीक है, चल अचल संपत्ति का कानून के अनुसार ही क्या है, प्रशासन किया जाएगा। कानून के अनुसार ही क्या है, प्रशासन करने का अधिकार नागरिकों को है। ओके, ये हो गया आर्टिकल 26 में 4 पॉइंट्स की बात की गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी, आर्टिकल 27 की। मतलब इसमें मेन बात की है कि कोई धर्म है जो अपनी अभिवृद्धि के लिए क्या है, दूसरे धर्म पर क्या है, टैक्सों, कर का संदाय मतलब लगाना, कर को आप नहीं लगा सकते हैं। ओके, ठीक है, अन्य धर्म से जुड़े व्यक्तियों पर कर आप नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 27 में मेनली यही बात की गई, किसी धर्म की वृद्धि के लिए करों के संदाय से संबंधित क्या है, व्यक्तियों की स्वतंत्रता है, अर्थात अन्य धर्म से जुड़े व्यक्तियों पर कर नहीं लगा सकते। जैसे आज की गवर्नमेंट है, ठीक है, मेनली हिंदू गवर्नमेंट है, ठीक है, तो अगर किसी अपने हिंदू धर्म के वृद्धि के लिए टैक्स लगाना चाहे मुस्लिम वर्ग पर या किसी और संप्रदाय पर, तो क्या है, वह टैक्स या कर नहीं अधिरोपित कर सकती। ओके, नेक्स्ट जो बात की गई आर्टिकल 28 में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में है। कौन उपस्थित हो सकता है धार्मिक शिक्षा में, या मतलब धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है किसे, और किसे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती या उपासना में सम्मिलित नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें मेनली 3 बातें हैं। पहला, अगर राजनिधि से कोई पूर्णतः पोषित शैक्षिक संस्थान है, शैक्षणिक संस्थान है, ठीक है, स्टेट के फंड से संचालित कोई धार्मिक शैक्षणिक संस्थान है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा क्या है, प्रतिषेध है, प्रोहिबिट है, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कहता है इसमें आर्टिकल 28 में, ऐसे शैक्षणिक संस्थान जो क्या है, राजनिधि से पोषित नहीं है, वहां पर क्या धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। सेकंड पॉइंट में क्या धार्मिक शिक्षा देने की बात कर रही है, लेकिन वे शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक संप्रदान जहां राजनीति से पोषित नहीं है, जैसे बहुत सारे मदरसे हैं, हिंदू बहुत सारे गुरुकुल्स होंगे, जैसे हरिद्वार, प्रयागराज में। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट्स है 28 का, आर्टिकल 28 का, वह बात करता है क्या, कि अगर कोई राजनीति से पोषित कोई धार्मिक संस्थान है, शैक्षणिक संस्थान है, और उसको क्या है, राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, एफिलिएटेड होता है ना, राज्य सरकार से एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं, तो वहां पर धार्मिक शिक्षा तभी दी जा सकती है अगर वह व्यक्ति क्या है, वयस्क हो, उसकी सहमति से, और अवयस्क है यानी 18 साल से कम है, तो उसका जो गार्जियन होगा, उसका जो संरक्षक होगा, उसकी अनुमति से क्या है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है उन शैक्षणिक संस्थानों में जो क्या है, राज्य निधि से
पोषित है और राज्य से क्या है, मान्यता प्राप्त है या एफिलिएटेड है उनको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 28, 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट जो हम फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसे भी दो आर्टिकल में दिया गया, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में। दोनों में क्या है, अल्पसंख्यकों की बात की गई है। ओके, तो अल्पसंख्यकों में क्या है, इसमें भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा की बात की है आर्टिकल 29 में। इसके लिए भी इस आर्टिकल में दो सब क्लॉज है। पहला क्या है, फर्स्ट नागरिकों की बात करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी नागरिक को क्या है, बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति, जो नागरिक की अपनी बोली है, भाषा है, लैंग्वेज है, लिपि है और जो उसका कल्चर है, संस्कृति है, उसको क्या है, संरक्षित करने का क्या है, पूरा अधिकार या स्वतंत्रता होगी। ठीक है, आर्टिकल 29 का फर्स्ट क्लॉज क्या कहता है, बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति की संरक्षित करने की किसी भी नागरिक को क्या है, स्वतंत्रता है। आर्टिकल 29 का जो सेकंड पॉइंट है, बात की गई है कि अगर राज्य निधि से पोषित कोई शैक्षणिक संस्थान है अल्पसंख्यकों का, ठीक है, जो क्या किस पर है, बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति, तो उसमें क्या है, अगर राज्य निधि से पोषित कोई शैक्षणिक संस्थान है तो उसमें राज्य द्वारा विभेद नहीं किया जाएगा। किस रिलेटेड, उसमें प्रवेश से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड। ठीक है, किस आधार पर, धर्म, वंश, जाति और भाषा के आधार पर। ठीक है, तो आर्टिकल 29 सेकंड में धर्म, वंश, जाति और भाषा को भी सम्मिलित किया गया है। किसी लैंग्वेज के अनुसार, ठीक है, विभेद नहीं किया जाएगा अगर वह शैक्षणिक संस्थान क्या है, राजनीति से पोषित हो। ओके, तो यह है आर्टिकल 29 में दो प्रोविजंस किए गए हैं। पहला तो नागरिकों को अधिकार दिया गया अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति सुरक्षित करने का, और दूसरा पॉइंट राज्य को बोला गया है विभेद नहीं किया जाएगा धर्म, वंश, जाति और भाषा के आधार पर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है संस्कृति और शिक्षा के अधिकार में, वो किस, आर्टिकल 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की बात करता है और उनके प्रशासन से संबंधित जो अल्पसंख्यक वर्गों का क्या है, अधिकार है। ठीक है, इसमें बात की गई है फर्स्ट पॉइंट, इसमें भी दो पॉइंट्स हैं आर्टिकल 30 में। आर्टिकल 30 में जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, अल्पसंख्यक नागरिक, ठीक है, क्या कर सकते हैं, धर्म या भाषा के आधार पर अपने शैक्षिक संस्थानों को क्या कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं, और उन्हें क्या स्थापना करने का और पूर्ण प्रशासन करने का क्या है, अधिकार दिया गया आर्टिकल 31 के थ्रू। ओके, तो यहां पर जो अल्पसंख्यकों की बात की गई है धर्म या भाषा के आधार पर की गई है। ठीक है, और यहां पर अल्पसंख्यक बात किसकी की गई है, इसमें धर्म नहीं है, सिर्फ भाषा, लिपि, संस्कृति और बोली है। ओके, लेकिन आर्टिकल 30 में धर्म की भी बात की गई है या भाषा के आधार पर। ओके, किसी भी नागरिक को क्या है, अपने शैक्षिक संस्थान को स्थापना और उनका प्रशासन करने का अधिकार दिया गया आर्टिकल 31 के तहत। तो आर्टिकल 31 देख लीजिए, 32 में क्या है, 32 में 30 का सेकंड पॉइंट सब क्लॉज, उसमें यही बात की गई है, राज्य द्वारा कोई शैक्षणिक संस्थान अगर क्या है, सहायता या अनुदान दिया जाता है तो उसमें भी क्या है, विभेद नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ आधार क्या है, धर्म या भाषा के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। जैसा 29 में क्या था, धर्म, वंश, जाति और भाषा चारों थी। लेकिन 32 में क्या है, आर्टिकल 30 के सेकंड क्लॉज में, कि राज्य जब भी किसी शैक्षणिक संस्थान को अनुदान देगा, सहायता देगा, तो सहायता देते समय क्या है, धर्म या भाषा के आधार पर विभेद नहीं करेगा। ओके, तो ये बातें की गई किसमें, आर्टिकल 30 में। हमने बात कर ली संस्कृति और शिक्षा के अधिकार से संबंधित जो प्रोविजंस थे। अब बात करेंगे हम किसकी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार
कब दिया जाता है? जब क्या हो, यहां भी क्या है, व्यक्ति की बात की गई, यानी कि यह व्यक्तियों के क्या है, यफार का उल्लंघन किया जाए। यानी नागरिक और गैर नागरिक भी क्या है, आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के तहत क्या है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। ठीक है, सिर्फ नागरिकों के लिए नहीं है, व्यक्तियों के लिए भी है, क्योंकि बहुत सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या है, नागरिकों को भी दिया गया, जैसे 15 नहीं 14 है। ठीक है, 19 नहीं है, 20 से 28 तक है। ओके, तो इसके तहत क्या है, अगर उनका एफआर का उल्लंघन किया जा रहा है किसी व्यक्ति या प्राधिकरण द्वारा, तो क्या है, वो हाई कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं। ओके, आर्टिकल नहीं लिखा हमने यहाँ, आर्टिकल 32। ऐसे में क्या होगा, न्यायालय क्या करेगा, अपने निर्देश, डायरेक्शन या आदेश, ऑर्डर द्वारा या लेख द्वारा रिट जारी किया जाता है। ठीक है, और कितने प्रकार के रिट्स हैं, टोटल 5। तो अलग अलग लोगों के प्रति क्या है, रिट जारी किया जाएगा। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो बात की गई है, किसी को क्या है, न्यायिक हिरासत में रखा गया है या किसी को जबरदस्ती हिरासत में रखा गया है, तो उसके लिए क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस क्या है, न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। यानी कि सशरीर क्या है, उसे न्यायालय में पेश किया जाए। ओके, ये हिरासत से रिलेटेड संबंधित है, लैटिन वर्ड है हैबियस कॉर्पस, यानी कि प्रस्तुत करना, मतलब प्रस्तुत करना, मतलब कहाँ, न्यायालय में, सशरीर की बात हो रही है, प्रबंधी प्रत्यक्षीकरण की। ठीक है, सेकंड, हमने रिट जो है, न्यायालय जब चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें ज्यूरिडिक्शन में हमने सारे को क्या है, अच्छे से डिस्कस किया था, यहाँ भी दे लेते हैं हल्का। तो नेक्स्ट जो है परम आदेश, यानी कि मैंडमस। परम आदेश यानी कि न्यायालय क्या करता है, हम आदेश देते हैं, ठीक है, किसके खिलाफ, सार्वजनिक अधिकारी, सार्वजनिक अधिकारी, यानी सार्वजनिक अधिकारी की बात करें, पब्लिक ऑफिसर्स, यानी जो गवर्नमेंट के हैं, निजी की नहीं बात की गई है। क्या वे अधिकारी जो क्या हैं, गैर संवैधानिक हैं, यानी इनको संविधान के अधीन जो पद नहीं है, जैसे राष्ट्रपति। हालांकि राष्ट्रपति और राज्यपालों के खिलाफ भी क्या है, परम आदेश जारी नहीं किया जाता न्यायालय द्वारा, उनको संरक्षित किया गया है। ओके, तो जो सार्वजनिक अधिकारी हैं वह कार्य करने से, अपना कर्तव्य करने से क्या है, मनाही करते हैं। तो जो पीड़ित व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति के लिए क्या है, न्यायालय द्वारा परम आदेश सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जा सकता है। परम आदेश जारी करने के लिए जरूरी नहीं है कि पीड़ित व्यक्ति ही क्या करे, याचिका दायर करे। इसके बिहार पे कोई भी व्यक्ति क्या है, इसकी तरफ से इस आदेश को जारी करवा सकता है न्यायालय द्वारा। ओके, नेक्स्ट जो प्रोविजंस किए गए हैं, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये दोनों क्या है, न्यायिक प्रकृति के हैं, यानी जुडिशरी से रिलेटेड है ये। प्रतिषेध और उत्प्रेषण, प्रतिषेध मतलब क्या, प्रोहिबिशन, मतलब रोकना, किसे रोका जाएगा न्यायालय द्वारा, जो इसके अधीनस्थ न्यायालय है, इसके अधीन। ठीक है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो हाई कोर्ट नीचे, और उससे अधीनस्थ न्यायालय, अगर हाई कोर्ट में जाते हैं तो उससे नीचे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट्स, अधीनस्थ जो न्यायालय हैं वहां पर। ठीक है, तो प्रतिषेध के थ्रू कार्य करने से रोका जाता है, ठीक है, अधीनस्थ न्यायालयों को। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम इसकी, उत्प्रेषण की। उत्प्रेषण में क्या, सूचना देने से बात की, जो लंबित
विधेयक होते हैं, ठीक है। सूचना देना कंपलसरी है, ये रोकना हो गया कार्य करने से रिलेटेड। हालांकि ऐसे केसेस किसमें होते हैं, मृत्युदंड में, ठीक है। निचले न्यायालय द्वारा अगर मृत्युदंड दिया गया है तो प्रतिषेध रोका जाता है, उसकी जांच की जाती है। तो उत्प्रेषण क्या है, सूचना देना, यानी कि जो लंबित मामले पड़े हुए हैं उसकी सूचना क्या है, हाईकोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालयों से या सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट से क्या है, सूचना मांगने के लिए क्या करेगा, उत्प्रेषण सर्ट्योरी जारी करता है। ये लंबित मामलों से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो, ठीक है। ये भी क्या है, सार्वजनिक अधिकारी कार्यालयों, ठीक है। ये भी बात करता है किसकी, सार्वजनिक जो कार्यालय हैं किसी व्यक्ति द्वारा, सार्वजनिक कार्यालयों के अगेंस्ट क्या अधिकार परीक्षा जारी किया जाता है, मतलब किस अधिकार से आपने ये काम किया। क्यू वारंटो का अर्थ ही हुआ क्या, किस अधिकार से। तो सार्वजनिक कार्यालय में जो दायर व्यक्ति के याचिकाएं या दावे हैं उसकी जांच के लिए क्या है, सार्वजनिक कार्यालयों को क्यू वारंटो अधिकार परीक्षा क्या है की जांच के लिए ये जारी किया जाता है न्यायालय द्वारा। ओके, तो ये हो गया हमारा रिट्स, जो संवैधानिक उपचारों से जो अधिकार है उससे रिलेटेड न्यायालय द्वारा। हालांकि हमने इसको हल्के ही में भी डिस्कशन किया। तो फंडामेंटल राइट्स जो नागरिकों को मिले हुए हैं और गैर नागरिकों को भी 6 हमने इसको डिस्कस कर लिया है। अब बात करेंगे हम किसकी, आर्टिकल 33, 34 और 35 की। ओके, तो आर्टिकल 33 और 34, 35 में क्या है, आर्टिकल 33 बात करता है सशस्त्र बल और उनसे जो उनके जो अपने फंडामेंटल राइट्स हैं या मूल अधिकार दिए गए हैं। तो सशस्त्र बल में हम किसको किसको शामिल करेंगे, अर्धसैनिक बल, जैसे CISF, CRPF, BSF, वो क्या है, अर्धसैनिक बल है, आधे। पूरा सैनिक बल कौन, तीनों आर्मी, ठीक है। उनके अलावा जितने भी फोर्सेस हैं वो क्या, अर्ध सैनिक बल होते हैं। पुलिस, खुफिया एजेंसी जैसे रॉ, IB, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं, सशस्त्र बल कहते हैं। ओके, तो जो खुफिया एजेंसी हो गई, अर्धसैनिक बल हो गए, पुलिस हो गए, खुफिया एजेंसी, इनसे रिलेटेड जो इनके फंडामेंटल राइट्स हैं इसको विनियमित यानी कि रेगुलेट करने का अधिकार किसको दिया गया, कौन विनियमित करेगा कि इन्हें कितना फंडामेंटल राइट्स मिलेगा या कितना नहीं मिलेगा, ये कौन करेगा, पार्लियामेंट द्वारा। इनके फंडामेंटल राइट्स को संसद द्वारा क्या है, रेगुलेट किया जाता है। ओके, मेनली बात इसमें इन्हीं बलों की गई है, सशस्त्र बल और उनके मूल अधिकार। नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा है, आर्टिकल 34, क्या बात, मार्शल लॉ, या जहां विधि कानून लागू हो और फिर वहां पर फंडामेंटल राइट्स नागरिकों के क्या होंगे। तो कहीं भी सेना विधि लागू होती है, सेना विधि, तो क्या होता है, नागरिकों के मूल अधिकार क्या है, यहाँ विनियमित। सेना विधि कब लागू होगी, जब क्या हो रहा हो, युद्ध हो किसी क्षेत्र के आगे, या किसी क्षेत्र में क्या अशांति फैली हो और दंगे हुए हों, ठीक है। किसी क्षेत्र में दंगा हो रहा हो तो वहां भी सेना लगाई जाती है। ओके, किसी क्षेत्र में क्या है, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट साइड पाकिस्तान से लड़, यहाँ हमेशा युद्ध की कई बार युद्ध भी हो चुके हैं, ठीक है।
अशांति क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे क्षेत्र अशांति में हैं। दंगे तो किसी भी राज्य में हो सकते हैं, और ऐसे क्षेत्रों में जब सेना लगाई जाती है तो वहाँ क्या है, सेना लॉ लागू हो जाता है, फंडामेंटल। फिर क्या होगा, फंडामेंटल राइट्स। अगर युद्ध अशांति से रिलेटेड मैटर है तो क्या आपने पढ़ा था आपातकाल में, इमरजेंसी में नागरिकों के मूल अधिकार क्या है, निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, आर्टिकल 9 क्या है, स्वतः अपने आप निलंबित हो जाएगा। कल देखा था हमने आर्टिकल। ठीक है, और सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं एक्सेप्ट 20 एंड 21 के। लेकिन ये स्वतः नहीं होता है, कब होता है, राष्ट्रपति के आदेश से। 20-21 के अलावा क्या है, आर्टिकल 20-21 के अलावा स्वतः निलंबित नहीं होता, राष्ट्रपति के आदेश से होता है। लेकिन आर्टिकल 29 जहां युद्ध अशांति चीजें सेना विधि लागू होगा, वहां क्या होगा, स्वतः खत्म हो जाता है आर्टिकल 19। बाकी दंगे वंगे में क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, विनियमित किए जा सकते हैं। ओके, फंडामेंटल राइट्स से उन्हें वंचित किया जा सकता है नागरिकों को। ये क्या मतलब मार्शल लॉ और उस रिलेटेड क्या, फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। आर्टिकल 35 जो इसका लास्ट आर्टिकल है मूल अधिकार से रिलेटेड, कुछ मूल अधिकारों का प्रभाव, यानी कि कुछ मूल अधिकारों का प्रभाव कब तक बना रहेगा, जब तक क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड क्या करे, कोई कानून न बना दे। ओके, तो फंडामेंटल राइट से क्या है संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया है, पार्लियामेंट को, आर्टिकल 35 के थ्रू। ओके, तो आर्टिकल 35 में मेनली बात यही है कि फंडामेंटल से संबंधित कोई कानून बनाने है, रेगुलेट करना है तो कौन करेगा, संसद द्वारा। ठीक है, तो इस तरह हमने क्या क्या फंडामेंटल राइट्स का जो अधिकार थे वो क्या है, नागरिकों के हमने डिस्कस किए 2 क्लासेस में। क्या फंडामेंटल राइट भाग 3 के अलावा भी और भी कहीं नागरिकों के मूल अधिकार हैं, तो भाग 3 में दिया है नागरिकों को अधिकार है, मूल अधिकार तो नहीं है, नागरिकों को अधिकार है। कैसे, डीपीएसपी नागरिकों का मूल अधिकार तो राज्य के लिए है। आर्टिकल 300 का भी नागरिकों को क्या है, विधिक अधिकार है, अधिकारों की बात कर रहे हैं संपत्ति से रिलेटेड। 265 विधि के अलावा आप करंट टैक्स नहीं लगा सकते नागरिकों पर, ये भी अधिकार नागरिकों के लिए है। और 326 मत देने वाला का अधिकार। तो ऐसे क्या है कि भाग 3 के बाहर भी क्या है, नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं। तो इस तरह जो हमारा आज का लेक्चर एंड हो रहा, समाप्त हो गया। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस थे हमने देख लिए हैं। ठीक है, कल से हम स्टार्ट करेंगे किस, हिस्ट्री का बैच, हिस्ट्री की क्लास। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। क्या मिनट चला।